नमस्कार, मैं हूं विकास और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द मॉडर्न वे में। क्लास 10th का केमिस्ट्री का एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना है कार्बन के बारे में, जो कुछ बेसिक नॉलेजेस जो हम पहले पढ़ चुके हैं 6, 7, 8, 9th क्लासेज में पढ़ते आ रहे हैं उसको पढ़ना है। जो एलोट्रोप्स है कार्बन के 3 उनको पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कितने टाइप्स के हैं, इनको भी पढ़ेंगे हम लोग। फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं उनको भी पढ़ना है। हालांकि 2020 में काफ़ी सारे सिलेबस रिड्यूस किए गए हैं, लेकिन इस चैनल पे अलग अलग पार्ट वाइज पूरा का पूरा कार्बन एंड कंपाउंड्स जाएगा। साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन भी आपको बता दिया जाएगा कि 2020 के सिलेबस में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए अलग अलग पार्ट्स आएंगे। फिलहाल आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कार्बन के इंट्रोडक्शन से। जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में जानेंगे, जो उसके एलोट्रोप्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स और उनके यूजेज को समझेंगे। फिर अगले पार्ट्स में हाइड्रोकार्बन्स को स्टार्ट किया जाएगा। तो जैसे पिछली कुछ वीडियोस में मैं बोलता था नोट्स स्क्रीन पे आते थे, ठीक वैसे ही इस वीडियो में भी होगा। जो चीज़ें आप मेरे मुंह से सुनोगे, जो मैं एक्सप्लेन करूँगा, उससे रिलेटेड नोट्स आपको स्क्रीन पर यहाँ मिलते जाएंगे। उसको नोट कर लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में वो हेल्प करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन, सबसे पहले जैसा कि हम लोग जानते हैं कार्बन जिसका कि सिंबल होता है कैपिटल C, एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12, एक नॉन मेटल है। इतना बेसिकली हम लोग जान रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हम सभी ने सीख रखा है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो K2L4 यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ समझने की ज़रूरत ये है कि कोई भी एलिमेंट स्टेबल तब होता है जब वो ऑक्टेट का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन ड्यूप्लेट बना के स्टेबल हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाना होता है। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं इसके पास, कार्बन के पास सिर्फ 4 हैं। इसकी वैलेंसी 4 होती है। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, इसकी वैलेंसी 4 हो रही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके 4 हैं। तो ये 2 चीज़ें कर सकता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दे और स्टेबल हो जाए, या 4 इलेक्ट्रॉन्स और ले ले और स्टेबल हो जाए। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स दे दे या इलेक्ट्रॉन्स को ले ले, आप सभी को पता होगा जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो एलिमेंट्स में जो कार्बन का एलिमेंट होगा, जो आयन होगा, उसमें 6 प्रोटॉन बचेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये एनर्जी का बैलेंस नहीं बन पाएगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का ये जो एनर्जी का बैलेंस होना चाहिए वो नहीं बन पाएगा। अब अगर इसका अपोजिट करते, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके पास और प्रोटॉन सिर्फ और सिर्फ 6। यहाँ पे भी बैलेंस नहीं कर पाती है एनर्जी, और यही कारण है कि कार्बन आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। ना ही वो पॉजिटिव आयन में चेंज होता है, ना ही निगेटिव आयन में चेंज होता है। बॉन्ड बनाता है, स्टेबल होता है, लेकिन आयनिक बॉन्ड नहीं। कार्बन जो बॉन्ड बनाता है उसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। 2 एलिमेंट्स या 2 से अधिक एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं ताकि दोनों स्टेबल हो सकें, उसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और यही जो बॉन्ड है ये कार्बन बनाता है, हर बार बनाता है, कभी भी ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट जिसका न जाने कितना यूज है। आप अपनी बॉडी में बात कर लो, आपके खाने में, आप जो पहनते हो, जो साबुन आप लगाते हो, जो सर्फ या शैम्पू जो आप यूज करते हो, हर जगह कार्बन है। फैट कार्बन से बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, जो भी आप बात करोगे वो सारा का सारा कार्बन। इनफैक्ट जो बॉडी होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी हुई होती है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कार्बन। तो कार्बन का एक काफ़ी वर्सेटाइल यूज़ है। वर्सेटाइल यूज़ है मीन्स वर्सेटाइल कंपाउंड्स भी बन रहे होंगे अलग अलग। और ये कंपाउंड्स बन क्यों रहे हैं,
इन कंपाउंड्स के बनने के पीछे जो एक खास रीज़न है वो है सेल्फ लिंकिंग और सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी जो कि कार्बन में पाई जाती है। ये वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से काफ़ी इजीली ज्वाइन कर जाता है, यानी अपनी बॉन्डिंग बना लेता है, या फिर उसके जैसे यानी जो दूसरे कोवैलेंट बॉन्ड के साथ जोड़ने वाले एलिमेंट्स हैं उनके साथ भी ये बॉन्डिंग करता है और काफ़ी लंबे चेन्स बना लेता है। आप C6H12O6 ग्लूकोज की बात कर लो, C12H22O11 शुगर की बात कर लो, ये सब इसलिए पॉसिबल हो रहा है क्योंकि कार्बन की एक प्रॉपर्टी है जो कि है सेल्फ लिंकिंग और सेल्फ कंबाइनिंग, जिसके कारण ये कंबाइन कर रहा है बार बार। कार्बन कार्बन के साथ कर रहा है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ कर रहा है, या कार्बन ऑक्सीजन के साथ कर रहा है, क्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ और दूसरे कई एलिमेंट्स के साथ कर रहा है और अलग अलग कंपाउंड्स को बना रहा है, और इसी के कारण इतना ज़्यादा यूज में है ये। फिर से वही बात, ये जो इसकी प्रॉपर्टी है इसके कारण इसके एलोट्रोप्स भी बनते हैं। बेसिकली जो एलोट्रोप्स होते हैं वो कार्बन मीन्स किसी भी एलिमेंट के ही एटम्स से बने हुए प्योर सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स होते हैं। एलोट्रोप जो कार्बन के हैं वो 3 हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरेंस। फुलरेंस में जो आपको पढ़ना है वो है बकमिंस्टर फुलरेंस C60। बात कर रहे हैं हम लोग एलोट्रोप्स की, तो जो सबसे पहला एलोट्रोप है जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है ग्रेफाइट। उसके बाद हम लोग डायमंड, फिर फुलरेंस को पढ़ेंगे। तो ग्रेफाइट, इसे हम लोग ब्लैक लेड के नाम से भी जानते हैं। ये एक ओपेक और डार्क मटेरियल है जो कि सॉलिड फॉर्म में रहता है। ये सोपी टच में होता है और काफ़ी सॉफ्ट होता है, मीन्स जब आप उसे टच करोगे वो स्लिपरी होगा, जैसे साबुन स्लिपरी होता है वैसे ही ग्रेफाइट भी स्लिपरी होगा। जो इसके क्रिस्टल्स बनते हैं ग्रेफाइट के कार्बन एटम्स के, वो अरेंज्ड होते हैं एक हेक्सागोनल पैटर्न में, और इसका जो फॉर्मेशन होता है वो लेयर वाइज होता है। एक लेयर होगा ग्रेफाइट का, फिर उसके नीचे दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, इस तरीके से अलग अलग लेयर्स में बनता है ग्रेफाइट। जो कार्बन एटम्स होते हैं किसी भी ग्रेफाइट में, एक कार्बन एटम अपने आसपास 3 कार्बन एटम्स से जुड़ा हुआ होता है। एक कार्बन 3 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ता है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक हर कार्बन का खाली रहता है, और ये चीज़ हर लेयर में हो रहा है। इस कारण से ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, और इलेक्ट्रिसिटी को काफ़ी अच्छे से पास भी करा देता है। इसी कारण से इसके काफ़ी सारे यूजेज भी हैं। तो यूजेज की अगर हम बात करें तो क्या है वो यूजेज, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पे यूज होता है। ये जो भी ड्राई सेल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पे यूज होता है। साथ ही साथ काफ़ी सारी वैसी मशीनरीज होती हैं जिनमें कुछ कुछ पार्ट्स पे आप ऑयल या ग्रीस जो कि लुब्रिकेंट है उनका यूज आप नहीं कर सकते। तो वैसा कोई भी अगर पार्ट है जहाँ पे ऑयल या ग्रीस नहीं कर सकते, आप ऑयलिंग या ग्रीसिंग नहीं कर सकते लुब्रिकेशन के लिए, वहाँ पे एक ड्राई लुब्रिकेंट के तौर पे ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। पेंसिल्स में तो आप सभी ने इसका यूज़ देखा ही है। पेंसिल, लेड पेंसिल्स जो होती है उनमें इस्तेमाल होता है। बचपन से हम सभी ने उसका यूज किया है, लिखा है, सफ़ेद सफ़ेद दीवारों को गंदा किया है। तो वहाँ पे ग्रेफाइट का ही इस्तेमाल हो रहा है। जो आर्टिफिशियल डायमंड बनता है वो भी ग्रेफाइट से ही बनाया जाता है। इसके बाद और भी यूजेस हैं। कौन से हैं यूजेस, तो न्यूट्रॉन मॉडरेटर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है इसका। जो रिएक्टर्स होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स, वहाँ पे न्यूट्रॉन मॉडरेटर के तौर पे यूज किया जाता है ग्रेफाइट का। प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो ये एक ग्रेस ब्लैक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक सब्सटेंस है। सॉफ्ट होता है, स्लिपरी इन टच होता है, ये आपको पता है। गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। साथ ही साथ जो कॉमन सॉल्वेंट्स होते हैं, वाटर, ईथर, CCl3 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये जो कॉमन सॉल्वेंट्स हैं जिनके बारे में आप जानते हो, इन सभी में इनसॉल्युबल होता है। आप इसको सॉल्युबल यानी कि उसको पिघला नहीं सकते हैं आप। जो इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो ये था पहला एलोट्रोप जो कि था ग्रेफाइट। इसके बाद दूसरा एलोट्रोप है डायमंड। हम सभी जानते हैं डायमंड के बारे में। इसका भी सिंबल और एम्पिरिकल फार्मूला कैपिटल C होता है। ग्रेफाइट का भी यही था, एम्पिरिकल फार्मूला और सिंबल कैपिटल C था। फ्लोरेंस का भी यही होगा। ऐसा क्यों होगा, ये तीनों एलोट्रोप्स पढ़ने के बाद हम लोग एक ऐसा
एलोट्रोप जो कि बना हुआ है टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन में, जो कार्बन की बॉन्डिंग होती है उस तरीके से। एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है और काफ़ी क्लोजली पैक्ड है। इसका जो फॉर्मेशन है 3 डायमेंशनल, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स से घिरा हुआ है। इस कारण से ये काफ़ी हार्ड हो जाता है। साथ ही साथ इसमें चूंकि कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है, इसलिए ये ना तो हीट को पास करता है ना ही इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। साथ ही साथ अगर बात करें तो डायमंड पे किसी भी चीज़ का अटैक नहीं होता। एसिड का अटैक नहीं होता, अल्कलाइन का अटैक नहीं होता, वाटर का अटैक नहीं होता, CCl4 का अटैक नहीं होता है, लेकिन एक का होता है। और जिसका अटैक होता है वो है फ्लोरीन। मीन्स डायमंड पे आप फ्लोरीन डालोगे 750 डिग्री सेल्सियस पे तो डायमंड में रिएक्शंस दिखेंगे। इसके अलावा एसिड डालो कोई रिएक्शन नहीं दिखेगा, दूसरी चीज़ें डालो कोई रिएक्शन नहीं दिखेगा। डायमंड की डेंसिटी भी काफ़ी हाई होती है। इसकी जो डेंसिटी होती है वो है 3.51 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये जो वैल्यू है ये 20 डिग्री सेल्सियस पर का वैल्यू है। आपको एक और बात पता होना चाहिए, डायमंड अब तक का पाया जाने वाला मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस है। काफ़ी सारे इसके यूजेस भी हैं। क्या यूजेस हैं तो मार्बल्स को सॉ करने के लिए जो मशीन आती है, जो सॉ आता है, वो डायमंड से फिटेड होता है, जिसके कारण मार्बल्स काफ़ी स्मूथली से सॉ हो जाते हैं। चिप डायमंड का यूज किया जाता है ग्लास कटिंग में। ग्लास कटर्स जो होते हैं उनमें भी डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ सर्जरीज वगैरह होती हैं तो उन काफ़ी जो सर्जरीज हैं उनके जो प्रिसाइज टूल्स बनते हैं उनमें भी डायमंड का यूज किया जाता है। जैसे कि कैटरेक्ट की सर्जरी के लिए जो टूल्स यूज होते हैं उनमें भी डायमंड्स रहते हैं। थर्मामीटर या प्रोटेक्टिव विंडो जो स्पेसक्राफ्ट में लगती है उसमें भी डायमंड का इस्तेमाल होता है। इन सब के अलावा डायमंड का इस्तेमाल जो हार्ड मेटल्स हैं उनमें से जब काफ़ी पतली वायर्स को ड्रॉ करना होता है तो उसके लिए जिस डाइस की ज़रूरत होती है उस डाइस को बनाने के लिए भी डायमंड का यूज किया जाता है। ज्वेलरीज में जो यूजेस होते हैं डायमंड के, ये तो सबको पता है। तो ये था कार्बन का दूसरा एलोट्रोप। अब आता है कार्बन का तीसरा और आखिरी एलोट्रोप जो कि है फ्लोरेंस। आपको पढ़ना है बकमिंस्टर फ्लोरेंस जो कि होता है C60। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ आपको पढ़ना है बकमिंस्टर फ्लोरेंस जो कि C60 है। इसके अलावा जो फ्लोरेंस है C30, C72, C40 इस तरीके से और भी हैं, लेकिन उन्हें अभी आपको नहीं पढ़ना। आपको जो पढ़ना है वो है C60। C60 यानी 60 कार्बन एटम से मिलकर बना हुआ एक एलोट्रोप जो कि काफ़ी सिमेट्रिकल और स्फेरिकल शेप में होता है। 2 तरीके के बॉन्ड्स बनते हैं इसमें, हेक्सागोनल और पेंटागोनल, जिसमें कि 20 हेक्सागोनल और 12 पेंटागोनल बॉन्ड्स बने हुए होते हैं। जो इसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से इसकी बनावट है, इसी कारण इसको बकीबॉल भी कहा जाता है। ये एक येलो कलर का पाउडरी सब्सटेंस होता है और ये जैसे ही टॉलुइन जैसे सॉल्वेंट्स में मिलाया जाता है तो पिंक कलर का हो जाता है। बकमिंस्टर फ्लोरेंस में इतना ही। और अब जो ये तीनों एलोट्रोप्स हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फ्लोरेंस, अगर इन तीनों को आप जलाओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो आप ये पाओगे कि कुछ बचता नहीं है, ये कंप्लीटली जल जाते हैं। रेसिड्यू कुछ भी नहीं बचता, कोई राख नहीं, कोई जला हुआ चीज़ कुछ भी नहीं बचता। ऐसा इसलिए होता है, हम सभी जानते हैं कंबशन जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। कोई भी चीज़ जब जलती है वहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद होता है। आप जला रहे हो कार्बन के एलोट्रोप्स, ग्रेफाइट को जलाओ, डायमंड को जलाओ या बकमिंस्टर फ्लोरेंस को जलाओ, ये हैं कार्बन के ही बने हुए। जब आप इनको जलाओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बना तो ये लिबरेट कर जाता है। कार्बन सारा जल जल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके लिबरेट करते जाता है। एंड में कुछ भी नहीं बचता, बस जिस चीज़ को आप जला रहे थे वो फिनिश, रेसिड्यू ज़ीरो। और इससे पता ये चलता है कि ये जो एलोट्रोप्स हैं ये प्योर है, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मिलके बने हुए हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियोज़ में हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के अलग अलग पार्ट्स के साथ। हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे हम लोग, जिसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल ग्रुप और फिर दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स को भी हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू।
चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा।